हेलो क्लास 10th के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और पढ़ाई लिखाई भी काफी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों का सोल्व करवाया जा रहा है, तो उसी सिलसिले में हम लोग एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए है ना। ये 2025 का है, तो अब बोलेंगे सर 2025 में है तो 2026 में तो आएगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ सकता है ना। और आपका ये भी चेक होगा कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है ना। आपके पास जो नॉलेज है, अगर इस नॉलेज के साथ आप 2025 के परीक्षा में आप बैठे होते तो आपका कितना क्वेश्चन सोल्व हो पाता है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सोल्व करते हैं हर एक क्वेश्चन को, और आप लोग भी मेरे पीछे पीछे सोल्व करते हुए चलिए है ना, और बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोगों का। चलिए सबसे पहला सवाल है हमारे पास 1804 की नागरिक नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत डच गणतंत्र है ना, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन सा कदम उठाया था नेपोलियन ने। आप सभी को पता है नेपोलियन जब 1804 में जब राजा बना था फ्रांस का, तो उसने है ना नेपोलियन संहिता लागू किया था, ठीक है, जो कि पूरे यूरोप में जहां जहां पे वो कब्जा करना चाहता था, जहां जहां पे कब्जा किया था, सब जगह पे नेपोलियन संहिता यानी कि अपना नागरिक संहिता लागू करता है। तो इसमें क्या क्या था, वह वहां के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। उसने क्या सरल बनाया था, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, या फिर किसानों को भूत दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। उसने क्या किया था, प्रशासनिक व्यवस्था जो था उसको काफी सरल बनाया था, जो काफी पहले जटिल हुआ करता था, लोगों को काफी परेशानी होती थी। सामंती व्यवस्था वगैरह जो था है ना, उसको खत्म किया। किसान जो गुलाम की तरह काम करते थे उस सबको भी खत्म कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा उसको बड़ा करते थे ना, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बताइए कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। हम सभी को बता है कि इटली पहले क्या था, बहुत सारे भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, 5, 7, 9 या 12। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, इटली पहले 7 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। तो अब इटली का जो एकीकरण हुआ था है ना, वो कब हुआ था, तो वो 1861 है ना, 1861 में। अच्छा आप लोग को एक उत्तर बताना है कि 1861 में एकीकृत इटली का जो पहला राजा था वो कौन बना, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए जनवरी 1871 में ना, जर्मनी 1871 में वारसाय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है ना, किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। विलियम प्रथम को है ना, जार निकोलस द्वितीय को, ओटोमन बिस्मार्क को, या फिर एमेनुअल द्वितीय को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विलियम प्रथम को। ये जर्मनी का पहला सम्राट, एकीकृत जर्मनी का पहला सम्राट इसको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लोक परंपराओं और पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास, जिसको अभी चेन्नई बोलते हैं ना, मद्रास में द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया। तो किसने प्रकाशित किया था, ललिता शास्त्री ने, देवर्षि रामानाथ शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, या फिर नटेशा शास्त्री ने। इसका सही उत्तर है नटेशा शास्त्री, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यार इसने क्यों किया, लोक कथा जो परंपरा से चलती आ रही लोक कथा है, इसको एकत्रित किया और लोगों तक पहुंचाया है ना, ताकि लोगों में गौरवशाली आए है ना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है ना, तो इसलिए इसने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अफ्रीका में, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है ना। अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम के से बीमारी मवेशियों में फैलने लगी, जिससे वहां के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में वहां पे कौन सी बीमारी था जो कि वहां के मवेशियों में फैलने लग गया था। तो कौन सा उस बीमारी का नाम बताइए। उसका नाम क्या था, ब्लैक क्वार्टर था है ना, या फिर हेमोरेजिक सेप्टिमिसिया था, या फिर रिंडरपेस्ट था, या फिर लंपी स्किन था। इसका सही उत्तर क्या होगा, रिंडरपेस्ट है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे, जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता था। किस नए युग का प्रतीक माना जाता था 1800। सबसे पहले जो इंग्लैंड में आपको कारखाने खुलना वहां पर स्टार्ट होता है, तो जब उद्योगीकरण होता है तो उद्योगीकरण का प्रतीक सबसे पहले
किसको माना गया था? कपास को, कॉफी को, रेशम को, जूट को। इसको सही उत्तर क्या होगा? कपास को। कपास में ही सबसे पहले देखने को मिलता है, कपास के कपड़े वगैरह बनता है, मील वगैरह बनता है ना, तो सबसे पहले तो वही कपास में ही नजर आता है औद्योगिकरण, इसलिए कपास को ही बोला जाता है नए युग का प्रतीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, ये मुद्रण क्रांति यानी कि प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ते जाएंगे, तो जो प्रिंटिंग जो आया दुनिया में ना, मुद्रण संस्कृति क्रांति जो आया, तो ये इसका प्रभाव क्या पड़ा है ना, तो इससे वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की जानकारी को सरल कर दिया है ना। जो भी वैज्ञानिक थे, अपना खोज था या उसका जानकारी था है ना, वो उसको उस जानकारी को क्या कर दिया? सरल कर दिया, लोगों तक भी पहुंचने लगे उस जानकारी ना। इस तरह यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारों का प्रसार सरल बना दिया। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म का विचार को भी सरल बना दिया, क्योंकि प्रिंटिंग करना आसान हो गया, लोग अपना विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते थे। ये प्रोटेस्टेंट धर्म कहने का मतलब है ईसाई में जो कैथोलिक धर्म था उसमें काफी ज्यादा अंधविश्वास वगैरह आ गया था ना, तो उसी में एक अलग सेक्ट बनाया गया ना, जिसको प्रोटेस्टेंट धर्म बोला गया, यानी कि उसको सुधारा गया। ठीक है, तो जिसका श्रेय एक तरीके से जाता है किसको? मार्टिन लूथर को जानता है, जर्मनी का जो मार्टिन लूथर था। ठीक है, यानी कि जो धर्म सुधार का जो श्रेय जाता है उसी को जाता है। ठीक है, तो ये भी कर दिया, तो ये भी सही, ये भी सही है ना। इसने राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इनमें से सभी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1870 के दशक में भारत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था? किसने लिखा था ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, यदुनाथ भट्टाचार्य ने, या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताइए, प्रायः ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा? ठीक है, देखिए कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, कुछ बच्चों को आसान लग रहा होगा। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया है तो उसको तो आसान लग रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट लग रहा है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी बहुत सारे एमसीक्यू का सेशन वगैरह होगा, आप लोग अटेंड कीजिएगा ना, तो धीरे धीरे ये सब भी आसान लगने लगे। ये ज्योग्राफी का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, ये तो समझने की कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझ में आ जाता है। ये जो संसाधनों की जो उपलब्धता है ना, ये मुख्यतः क्या होता है? हाँ, ये संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। किस पर? मतलब संसाधनों का विकास है वो संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर सिर्फ नहीं करता, उसके अलावा और किस पर निर्भर करता है? प्रौद्योगिकी पर, यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रकृति यानी नेचर, या फिर संस्था, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रहे, इनमें से सभी ऊपर भी जहां जाता तो इनमें से सभी टिक हुआ। ठीक है, तो यानी कि ज्यादातर जब इनमें से सभी आएगा तो उसमें सही होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो संसाधन होता है उसका जो विकास है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करता है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो संसाधनों का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकृति, जो संसाधन है वो जनरली कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है। फिर उन प्रकृति से हम लोग संसाधन को लेकर उसको भी हम लोग और भी ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद संस्था कहने का मतलब है स्कूल हो गया, कंपनी हो गया, ये सब के बिना भी हम लोग संसाधनों का विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताइए? विकसित संसाधन कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, या फिर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी गुणवत्ता, मात्रा सब निर्धारित हो चुका, सब पहले से पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, तो ये विकसित संसाधन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन को चलाया गया था? ठीक है, किस आंदोलन को चलाया गया था? किसके? वनों की कटाई के लिए, है ना। अभी वनों की कटाई तो काफी फेमस है ना, आप सभी को पता है, आरावली के स्टोरी तो आप सभी को पता ही होगा। बीज बचाओ आंदोलन, है ना, नव दानी आंदोलन, चिपको आंदोलन, या फिर जंगल बचाओ आंदोलन? ठीक है, तो उसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, चिपको आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हम लोग। बताइए, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, या फिर पश्चिम बंगाल में? सही उत्तर क्या होगा?
राजस्थान। ठीक है, अगर आप लोगों का सही हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए ना। अगर आप लोगों का सभी सही हो रहा है, जिन लोगों ने मेरा सभी एमसीक्यू का सेशन अटेंड किया होगा उन लोगों का तो मैक्सिमम सही होगा, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका, पहले ही मेरे सेशन में पूछा जा चुका है ना। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है ना। अभी यहीं तक पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया इसका उत्तर क्या होगा ना। जिसका प्रयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, उस रसायन का नाम निम्न में से क्या है? क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है ना, एसीटोन है, या फिर टैक्सोल है, या फिर डाइथाइल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टैक्सोल, है ना। टैक्सोल या टैक्सोल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक रसायन है जो कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो ये किस पेड़ का बात हो रही है ना? एक हिमालयन या पेड़ आता है ना, हिमालयन यव। ठीक है, इस पेड़ के जो छाल है, टहनी है ना, तो इससे ये टैक्सोल निकलता है, जिसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और वह प्रतिदिन गहराता जा रहा है। ठीक है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में। इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जाता है? ठीक है, सब क्वेश्चन आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे तो भी बना लेंगे ना। क्यों? क्योंकि बोल रहे कि भाई नदियों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है एक तरीके से, तो वो क्यों पड़ रहा है? सिंपल ये है, तो बढ़ती जनसंख्या का पड़ रहा है, तो बिल्कुल पड़ रहा है ना। कृषि का आधुनिकीकरण इसका पड़ रहा है, तो इसका भी पड़ रहा है। तो बोले कृषि आधुनिकीकरण का कैसे पड़ रहा है? आधुनिक कृषि में क्या होता है कि हम लोग कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सल्फेट वगैरह का, केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी बह करके अंततः नदियों में जाती है। ठीक है, तो इसलिए फिर औद्योगिकरण, उद्योगों से निकलने वाले जो केमिकल वगैरह वो भी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नदी जल के लिए, वर्षा जल के लिए, भूमिगत जल के लिए, नहरी जल के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? वर्षा जल के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है ना? मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, मैग्नीशियम या फिर जिप्सम, कौन सा पाया जाता है? उसका सही उत्तर क्या होगा? थोरियम पाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसान था कि नहीं था, है ना। अब इसका उत्तर बताइए कि भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क, है ना, मयूरभंज व केंदुझर जिलों में पाया जाता है, जो कि वहीं स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकाला जाता है। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब है जो भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क निकलता है, ठीक है, ये तो बात ही है। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहे हैं मयूरभंज व केंदुझर जिलों में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये कहाँ पे? क्या ये उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? उसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चन जो है ना, इस सब क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अगर एमसीक्यू का सेशन अटेंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप सोल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास किताबों में अगर किताब वगैरह तो उसमें से भी सभी सोल्व करेंगे, तब जाकर के सब है ना क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा आपको, है ना। वरना पढ़ने से लगेगा पता नहीं काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है ना। उद्योगों की जो स्थापना है, उद्योग लगाएंगे आप, फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, तो क्या थोड़ा जटिल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल है। उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से किसे माना जाता है? अब आपको अगर उद्योग लगाना है तो आप कहाँ पे उद्योग लगाएंगे? कच्चे माल की उपलब्धता एवं भूमि, जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होगा, है ना, जहाँ पे भूमि उपलब्ध होगा वहां पे लगाएंगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। श्रम एवं पूंजी, जहाँ पे श्रम भी मिले, मजदूर वगैरह मिले हमें, और पूंजी भी मिले, यानी कि बैंक से पूंजी भी मिल जाए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही। संचार एवं बाजार ना, फैक्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, तो उसे सामान बनाएंगे तो बाजार में ही बेचना पड़ेगा ना, और संचार की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता, अब यहां से सिविक्स का क्वेश्चन आ गया ना, निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? ये बहुत ही आसान सवाल है। कौन? देश का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, परिवार का बंटवारा या जाति का बंटवारा? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? सत्ता का बंटवारा ना, पावर शेयरिंग। सत्ता का बंटवारा करेंगे तो समाज में क्या होगा? स्थिरता बनी रहेगा, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, है ना। वरना सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो श्रीलंका और बेल्जियम का स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है ना। तो श्रीलंका का स्टोरी का देखिए, श्रीलंका यहाँ आ भी गया। जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, तो यह टकराव किस रूप में
परिणत हुआ, मतलब किस रूप मतलब अंततः जो परिणाम क्या निकला उस टकराव का? गृह युद्ध हुआ, क्रांतिकारी युद्ध हुआ, गुरिल्ला युद्ध हुआ, आर्थिक युद्ध हुआ। तो सही क्या होगा? गृह युद्ध, यानी कि सिविल वॉर होता है ना। देश सिविल वॉर कहने का मतलब जब देश के लोग आपस में लड़ने लग जाए तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं ना, गृह युद्ध बोलते हैं। गृह युद्ध है ना, घर की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्र सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है तो इसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं, है ना, दलीय व्यवस्था बोलते हैं, या फिर संघीय शासन व्यवस्था बोलते हैं, राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संघीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। संघीय शासन व्यवस्था कहने का मतलब जहां पे एक से ज्यादा सरकारों और ये विविधता को ध्यान में रख करके किया जाता है। भारत भी क्या है, बहुत ही एक विविध देश है। हर राज्यों में क्या है, अलग अलग कल्चर, अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं, तो उसको उस विविधता को देख करके भी यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोलते हैं, सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है, जिसे महिला आंदोलन ने मांग की है कि सरकार इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए। यानी कि सभी धर्मों का एक अलग अलग कानून है, उस कानून को क्या कहता है? और वो जो कानून है ना, कुछ महिलाओं का कहना है कि वो कानून क्या करती, महिलाओं के साथ भेदभाव करती। किस कानून की बात हो रही है? नागरिक कानून, पारिवारिक कानून, धार्मिक कानून या फिर राजनीतिक कानून? ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? पारिवारिक कानून। उसको क्या बोलते हैं? पारिवारिक कानून, यानी फैमिली लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि धर्म का बात आया तो यहाँ पे धार्मिक कानून पे बहुत सारे बच्चे टिक कर देते, लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पारिवारिक कानून बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल की बहुमत प्राप्त नहीं होती है ना, जब चुनाव होता है, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है और वह आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इस प्रकार बनने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? गठबंधन सरकार, अल्पमत सरकार, निरंकुश सरकार, राज्य शासन सरकार, है ना। किस नाम से जाना जाता है? गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? हमारा देश भी क्या है, लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता क्या है? देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। देश में सभी लोग एकता के साथ रहे ना, देश में अखंडता बनी रहे, तो ये एक चिंता होती है कि पता नहीं कभी टूट ना जाए ना। उसके बाद क्या है? राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, ये भी बड़ा चिंता बना हुआ है। राजनीतिक दल आजकल बहुत ही गिरी हुई हरकतें भी करते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं, ये भी समस्याएं बनी रहती है। तो इनमें से सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देख रहे हो, इनमें से सभी जहां जहां आ रहा है तो वही टिक हो रहा है ना। लेकिन ध्यान रहिए, हर बार नहीं आता, ये बार बार बताते हैं ना, लेकिन ज्यादातर में वही होता है। ठीक है, लेकिन जब आंसर पता ना हो, पता नहीं क्या होगा, इसमें से ये ऑप्शन रहेगा, तो अब मजबूरी है वही टिक करना होगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी हर व्यक्ति का आय में वृद्धि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलेंगे बिल्कुल होना चाहिए। साक्षरता स्तर में वृद्धि, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। उसके बाद क्या है? लोगों के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, लोग जो बीमार इतना पड़े रहते हैं उसको स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलेंगे सभी होना चाहिए। तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, क्या आपको मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते बताइए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये मुझे भी काफी कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इसको प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे, तृतीयक या फिर संगठित क्षेत्र बोलेंगे। तो इसको है ना, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्पादन लिखा हुआ है और साथ में प्राकृतिक संसाधन लिखा हुआ है। जहां पे दोनों साथ में दिखेगा आपको प्राथमिक क्षेत्र में टिक कर देना। ठीक है, हालांकि उत्पादन से रिलेटेड चीजें आप सोच रहे होंगे कि भाई द्वितीय क्षेत्र में होता है ना, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल जो होता है ना, द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है कच्चे माल के तौर पर, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल प्राथमिक क्षेत्र में होता है ना, क्योंकि ये जो बीज हम लोग रोपते हैं तो मिट्टी है, जो पानी है, जो हवा है ना, ये सब क्या प्रकृति, और जो प्रोसेस के थ्रू वो बढ़ता है पौधा, है ना, सब क्या प्रकृति के थ्रू होता है ना। तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में ही हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन यही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को
को दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है ना। तो कौन करते भाई, मध्यवर्ती भूमिका अदा करता है और आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को खत्म करता कौन है, नित्यता, विकास, मुद्रा या फिर कृषि। तो इस तरह क्या होगा, है ना, मुद्रा यानी कि मनी, है ना। पैसा क्या करता है, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को खत्म कर देता है ना। इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया था। आप सबको पता है वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। चलिए अब यहाँ पे बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है, इसलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है, सावधि जमा, मांग जमा, आवर्ती जमा या फिर चालू जमा। इसको क्या बोलेंगे, मांग जमा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसको मांग जमा बोलेंगे ना, डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 1991 की नई आर्थिक नीति, जिसे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है ना। 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। अच्छा, ये जो नई आर्थिक नीति आई थी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर को था ना, वित्त मंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है, आर्थिक विकास का दर बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना, व्यापार में लगे प्रतिबंधों को हटाना या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी। ये सभी था, फिर से इनमें से सभी सही हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, सबसे आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए, उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है। सूचना पाने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार या फिर आत्मनिर्णय का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। यहाँ पर देखिए समझिए, उपभोक्ता की अनुचित सौदेबाजी, यानी कि आप दुकान वगैरह जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आपके साथ अनुचित सौदेबाजी होती है, आप ठगा जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। तो आप उसके विरुद्ध, है ना, आपको उसके विरुद्ध एक अधिकार मिला हो जिसके तहत आप मुआवजा मांग सकते हैं। तो वो अधिकार क्या है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ 30 में से। ठीक है, 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। 2025 में अगर आप लोग बैठे होते तो आप लोग अभी का जो नॉलेज है उस हिसाब से कितना नंबर अर्जित कर पाते हैं। हालांकि अभी आपके पास 1 महीने का समय है, अभी और भी नॉलेज आप लोग गेन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल और पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, चलिए।